Hello everyone, welcome to Scoring Science. In this video, today we will learn about classification of social forestry. In our previous video, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव के बेस पे फॉरेस्ट्री को अगर क्लासिफाई किया जाए तो उसमें मैंने 3 पार्ट बताए थे। इन शॉर्ट मैं बता दूं, फर्स्ट था प्रोटेक्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉमर्शियल और लास्ट जो था वो है सोशल फॉरेस्ट्री। तो इसकी डेफिनेशन हम और इसके बारे में हम लोग सारा डिस्कस कर लिए थे, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की टॉपिक पे आते हैं। तो आज का है क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री को भी कुछ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से उसके क्लासेस कुछ ये हैं। फर्स्ट है फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, रिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, एस्थेटिक फॉरेस्ट्री एंड अर्बन फॉरेस्ट्री। तो हम सारी क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और आज के इस वीडियो में हम ओनली फार्म फॉरेस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो चलिए समझते हैं फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। फार्म फॉरेस्ट्री, practice of forestry on farms in the form of raising rows of trees on berths or boundaries of field and individual trees in private agricultural land as well as creation of windbreak. It means farm forestry को एक फार्म लैंड में इस तरीके से ग्रो किया जाता है, यानी कि एक रो वाइज लाइन से या फिर बडिंग करके एक बाउंड्रीज लगा के तैयार किया जाता है, जहां पे हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज को ग्रो कर सकते हैं, या फिर कोई एग्रीकल्चर लैंड में एक प्रॉपर क्रॉप को या वेजिटेबल्स या फ्रूट क्रॉप आप जो भी कहें उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग विंड ब्रेक भी रोक सकते हैं, विंड को भी रोक सकते हैं, यानी कि विंड का हैवी फ्लो से काफी बार हमारी फसल नुकसान हो जाती है। और तरीके से प्लांटेशन किया जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो क्रॉप को इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, लाइक एग्जांपल देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, यहाँ पे कुछ क्रॉप्स आपको दिख रही हैं जो कि रो वाइज लगी हुई हैं एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ साथ। ठीक है, या इसको आप कोई एग्रीकल्चर क्रॉप मान सकते हो, और साथ में आपके उसके बाहर के एरिया में या उसके आउटसाइड एरिया में कुछ बिगर ट्रीज प्लांट किए गए हैं, जिसमें अच्छा खासा हमें फ्यूल वुड मिल सकता है, टिम्बर मिल सकता है। अब ये क्या करेंगे, ये एक शेल्टर बेल्ट्स या फिर विंड ब्रेक का काम करते हैं, जिससे कि जो हमारी इस एरिया में जो हमने ये क्रॉप लगाई है, ये क्रॉप हमारी स्ट्रॉन्ग विंड से इफेक्ट ना हो पाए। और यहाँ पे भी सेम चीज है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस इमेज के थ्रू। तो इसको फार्म फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करने का मेन पर्पस क्या है, वो चीज हम आज इसमें पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम लोग एक तरीके से प्लांटेशन के लिए इनकरेज कर सकते हैं लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें प्लांटेशन करना चाहिए। अब वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लांटेशन करने के लिए प्रेरित तब होंगे जब उनको अच्छा खासा कुछ ना कुछ तो वहां से आउटकम मिल रहा हो, यानी कि कुछ ना कुछ उन्हें अच्छा इनकम मिल रही हो वहां से, तभी तो प्लांटेशन करें। तो फार्म फॉरेस्ट्री भी एक ऐसा जरिया है जिसमें एग्रीकल्चर भी हमारी क्रॉप्स ग्रो कर सकती हैं, साथ साथ उससे हमें आउटकम मिल सकता है, और साथ ही साथ जो बड़े प्लांट्स हैं, फ्यूल वुड का काम, टिम्बर का काम जो कर सकते हैं, वो प्लांट भी प्लांटेशन किए जाते हैं। जिससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप उनने बोई है उससे तो उनको आउटकम मिलना ही मिलना है, और साथ ही साथ जो फ्यूल वुड के लिए यहाँ पे टिम्बर लगे हुए हैं, उन टिम्बर से भी उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम उनकी हो सकती है। ठीक है, जिससे कि वो क्या होंगे, इस चीज के लिए प्रेरित होंगे और इस फार्म फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो यही इसका एक मेन सोल ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही साथ अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्वायरमेंट भी इससे बैलेंस होता नजर आएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल होने होगा, सॉइल इरोजन कम होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। और यही यहाँ पे लिखा भी है, एक बार पढ़ लेते हैं। एनकरेजिंग पीपल टू इंक्रीज ट्री प्लांटेशन, हेल्पिंग द फार्मर्स टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। मेन तो यही है कि हेल्पिंग टू फार्मर टू अर्न extra income to better their agriculture affairs and increasing the availability of firewood and timber। जो हमारी डिमांड है टिम्बर की, फायरवुड की, वो चीज भी हम लोग बैलेंस करते हुए चलें, उस वो डिमांड भी पूरी होती रहे। ठीक है, तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखिए, उद्देश्य के साथ साथ इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, मोर एफिशिएंट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय डीप रूटेड ट्रीज ऑन द साइट। तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट पे प्रेशर है वो सबसे कम होगा। जितने ज्यादा प्लांटेशन होंगे उतना ज्यादा हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, और इससे कि न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग करने में इजी होगी। और हमारी साइट, यानी कि आप कह सकते हैं सॉइल, जिस सॉइल में हम प्लांटेशन को ग्रो कर रहे हैं,
तो वो हमारी फर्टाइल रहेगी। डीप रूटेड ट्रीज लगाएंगे तो ज्यादा मात्रा में हमारा सॉइल कंजर्वेशन होगा और वाटर कंजर्वेशन साथ साथ होगा। तो बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, और इससे अच्छा कोई बेटर प्रोटेक्शन तो हो ही नहीं सकता इस करने इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। ओके, अभी फार्म फॉरेस्ट्री आपकी हो सकती है कि वो कॉमर्शियल बेस पे हो या नॉन कॉमर्शियल बेस पे हो। कॉमर्शियल बेस मतलब कि यानी कि जिससे इकोनॉमिक वैल्यू हमारी बढ़ रही हो उस पर्पस के लिए हो, या फिर नॉन कॉमर्शियल यानी कि जिससे इकोनॉमिक वैल्यू नहीं बढ़ रही है पर कुछ ना कुछ तो हमें उससे फायदा हो रहा है। इस बेस पे, दोनों बेस पे हो सकता है। इकोनॉमिक वैल्यू के बेस पे फार्म फॉरेस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री एंड नॉन कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। देखिए, commercial farm forestry type of farming where crops are grown using machinery and animals are raised to be sold in the market for a profit। यानी कि जिससे हमारी अच्छी खासी व्यवसाय हो जाता है, हमें अच्छी खासी आय मिल जा रही है क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद, या हम चाहे वो एनिमल्स का यूज करके करें, यानी कि अगर खेत जोत के करें बैलों के द्वारा, या फिर मशीन से ट्रैक्टर वगैरह इन चीज से यूज करके हम लोग खेती करें, और फिर जो इनकम हो उसको हम मार्केट में बेचें तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये तो है हमारी कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, जितना ज्यादा हम ग्रो करेंगे, जितने लार्ज एरिया में ग्रो करेंगे उतना ज्यादा हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हैं। फिर कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो जो कॉमर्शियल फार्मिंग है ये इसमें हम लोग अनाज ग्रो कर सकते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कि कहीं पे हमने एक एरिया ऐसे डिवाइड किया हुआ है और आधे एरिया में हमने वेजिटेबल लगा दिए, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के पेड़ लगा दे और यहाँ पे कुछ क्रॉप्स लगा दी, ग्रेन्स वगैरह। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं एक ही साइड पे अलग अलग टाइप की वैरायटी, यानी कि मिक्स फार्मिंग कह सकते हैं उसको। ठीक है, और फिर है जैसे ये आपका यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, इसको आप देख लीजिए, इसके बारे में मैं नीचे बताऊंगी। फिर है कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। वन ऑफ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इज दैट इट यूज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, insecticide and many other things to gain high result or cultivate a crop with great productivity। देखिए, अच्छा आउटकम मिलने के लिए, अच्छे सोर्सेस हमें मिल जाएं इस चीज के लिए, जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसमें हम लोग यूज करते हैं कि ऐसे सीड्स बोए जाएं जिससे हमें हाई यील्ड मिल सके, यानी अच्छी फसल मिल सके, और केमिकल फर्टिलाइजर जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएं, उर्वरक क्षमता बढ़ाएं और अच्छा उत्पाद दें। पेस्टिसाइड, पेस्ट कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल, जो भी अटैक इंसेक्ट और पेस्ट का होता है उसके अगेंस्ट इंसेक्टी और पेस्टिसाइड यूज करके हाई रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, जिससे कि हम अच्छी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं और अच्छी प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। ओके, अच्छा, जो मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम दिखाया था, सेम एज डायग्राम यहाँ पे भी है, और इस प्लांटेशन ये एक नई टेक्निक है और इस प्लांटेशन का नाम है हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन। अच्छा, इसमें देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास लैंड नहीं है तो हम लोग जैसे रूफ फार्मिंग हो गया, छत में जब हम प्लांटेशन करते हैं ना, वो भी एक तरीके से कॉमर्शियल फार्मिंग भी कह सकते हो आप उसको, और उचित संसाधनों में ज्यादा काम जो एक हिसाब से कहते हैं वो चीज जैसे हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन है। तो देखिए इसमें क्या है, पाइप ऐसे फिट किए गए हैं, इस तरीके से ऐसे पाइप फिट किए गए हैं और इस तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजेंटली, तो यहाँ पे स्पॉट किए गए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ऐसे ऐसे, और एक डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ साथ अलग अलग टाइप के प्लांटेशन भी चाहे आप कर सकते हो, या एक सेम टाइम की प्लांटेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसका कनेक्शन पूरा सीधे आपका रहता है कहाँ पे, वाटर टैंक से, या फिर वहां से आप पाइप खोलते हैं तो बीच से यहाँ पे एक ड्रिप सिस्टम जो इरिगेशन का काम आता है, तो वो उस तरीके से सिस्टम में ये काम करता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन में मेनली सॉइल की इतनी जरूरत होती नहीं है, यानी कि लिमिटेड सोर्स में, जगह के अभाव में भी हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं और अच्छा खासा आउटकम कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम लोग कोई भी तरीके की सब्जी उगा सकते हैं, या फिर जिसके प्लांट्स काफी बड़े नहीं होते, इस तरीके की कोई फसल यहाँ पे हम लोग उगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक प्लांटेशन, और ये काफी एक अच्छा सोर्स है कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री का। ओके, अब देखिए फार्म फॉरेस्ट्री में हम क्या क्या चीजें ग्रो करवा सकते हैं जिससे कि अच्छा ग्रो मिले। तो उसमें है कैश क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स, दीज क्रॉप्स आर शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट या फिर ऑयल सीड। द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए, ट्रॉपिकल जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको बहुत टाइप की वेराइटीज मिल जाती हैं प्लांट्स की,
और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ जो होती है काफी ब्रॉड होती है, जिसकी वजह से समर में क्या होता है कि वो उनकी जो शेड आती है लीफ से, उससे वाटर कंजर्वेशन करने में काफी मदद मिलती है, वाटर काफी कंजर्व हो जाता है। अगर छांव रहेगी तो क्या होगा, मॉइस्चर बना रहेगा सॉइल में। तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अलग अलग तरह की हमारी बायोडाइवर्सिटी अलग अलग है, अलग अलग टाइप की हमें वेराइटीज मिल जाती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स। अब देखिए कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। दे हैव हार्ड एंड स्टडी वुड फ्रॉम एनी अदर ट्रीज दैट वी डू नॉट प्रोवाइड। और तो इनका वुड जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग और स्टडी टाइप का होता है, जो कि काफी बिजनेस पर्पजेस के लिए, फर्नीचर के लिए यूजफुल रहता है। दे ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड अप फैक्ट्रीज, फार्मर्स कैन गेट द हाइएस्ट टिम्बर फॉर दिस फॉरेस्ट। तो फैक्ट्रीज यानी कि आप एक हिसाब से कह सकते हैं कॉमर्शियल बेस पे, यानी कि जहाँ पे भी लकड़ी की जरूरत होती है, चाहे वो फर्नीचर के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए हो, चाहे फिर वो फ्यूल वुड के लिए हो, या फिर किसी भी तरीके से हो, या बिल्डिंग बनाने के लिए हो, इन सब चीजों के लिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इज द बेस्ट फॉरेस्ट। ठीक है, फॉर अ नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज दे आर अ सेफ शेल्टर, यानी कि जहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके लिए काफी अच्छा सेफ शेल्टर भी है, उनके लिए काफी एक हैबिटेट टाइप का भी है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और जिनका बहुत लीफी शेड्स होते हैं। उसकी वजह से पहली बात तो मॉइस्चर रहता है और वाटर कंजर्व होता है, और दूसरी बात काफी एनिमल्स को घर मिल जाता है, या फिर एक तरीके से शरण मिल जाती है। ओके, चलो ये तो रही कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री की बात कि इस चीज से हमें क्या क्या मिल सकता है। अब बात आती है नॉन कॉमर्शियल बेस पे। अच्छा देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो नॉन कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बार फार्मर प्लांट को इसी पर्पज से उगाए, या प्लांटेशन इसी पर्पज से किया जाए कि हमें उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, या हमें उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए तभी हम प्लांट्स लगाएं। ऐसा नहीं होता है। कई कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स अपनी पर्सनल यूज नीड्स पूरा करने के लिए, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं प्लांटेशन करने में विदाउट एनी रिवॉर्ड के, तो उस चीज के लिए अप्लाई होती है नॉन कमर्शियल फॉरेस्ट्री। पर पहले पढ़ लेते हैं। It aims at increasing the number of trees raised by individual farmers for their family uses like fuel wood, fodder, agriculture, timber, etc. यानी कि इसका एक एम ये है कि ट्रीज को हम इंडिविजुअली अपने खुद के पर्पस के लिए उगाएं, यानी खुद की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं। ये नहीं कि कॉमर्शियल बेस पे हमें करना है, बेचना भी है, उससे बिजनेस भी करना है, इस चीज को ना करके सिर्फ अपनी पर्सनल जितना अपने को चाहिए उस बेस पे हम लोग नॉन कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं। और इंडिया में हमेशा वन महोत्सव मनाया जाता है, और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये किया था श्री के.एम. मुंशी ने 1950 में, और ये आज भी इंडिया में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि 1 जुलाई से लेके 7 ऑफ जुलाई तक का एवरी ईयर वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और ये इसी चीज को प्रमोट करता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में प्लांट्स लगाए जाएं और एक हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन किया जाए। अच्छा फिर देखिए, The main purpose of farm forestry is to meet local needs of the rural and urban population। शहरी और ग्रामीण दोनों को इसका कोई ना कोई फायदा हो जाए, थोड़ा बहुत भी जितना भी हो, या अपनी पर्सनल नीड ही हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे कुछ फ्रूट्स ही हो। इट इज नॉट ऑलवेज दैट द फार्मर ग्रोज ट्रीज फॉर फ्यूल वुड, बट वेरी ऑफन दे आर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग ट्री विदाउट एनी इकोनॉमिक मोटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी फार्मर्स ऐसे भी होते हैं कि उनके पास लैंड तो होती है, और वो चाहते हैं कि कुछ ना भी हो, जैसे ऑर्नामेंट्स प्लांट्स वो तभी भी लगा देते हैं ना, तो ऑर्नामेंट्स प्लांट्स हो गए, या फिर उनने कोई क्रॉप लगाई है एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर क्रॉप लगाने के लिए काफी समर सीजन में काफी मुश्किल हो जाता है, पानी अगर इतना नहीं दे पा रहे हैं तो लीफ जो होती हैं प्लांट्स की वो मुरझाने लगती हैं, और क्रॉप हमारी ग्रो नहीं कर पाती है उतना अच्छा। तो इसके लिए कुछ फार्मर्स होते हैं कि शेडिंग के हिसाब से ट्रीज लगाते हैं, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, ये कुछ एक क्रॉप लगाई है, चाहिए आप इसको मान लो पल्सेस वगैरह कुछ दाल वगैरह लगाई हैं, आप सपोज दैट ऐसा कुछ एज्यूम कर लो, और उसके जस्ट वगैरह एक रो दिख रही है आपको, है ना। इसमें क्या है, काफी लीफी है,
इसका क्राउन काफी लीफी टाइप का है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे हमने ये वाली क्रॉप जो लगी हुई है, यहाँ पे शेडिंग हो रही है, यानी कि छांव मिल रही है। अब छांव मिल रही है तो इसको इतनी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। तो ये मोटिव भी हो सकता है कि शेडिंग प्रॉपर मिल जाए जिससे अदर क्रॉप ग्रो कर सके। और कुछ डीप रूटेड ट्रीज को प्लांटेशन किया जाता है जिससे कि क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे और साथ ही साथ वाटर भी कंजर्व कर सके। जैसे कि ओक का पेड़ है, बांज का पेड़, तो वो क्या करता है, अपनी जड़ों में काफी दूर आसपास से जितना भी पानी होता है वो अपनी जड़ों में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक तरीके से वाटर कंजर्वेशन या वाटर टेबल भी मेंटेन हमारी रहती है। तो इस तरीके से नॉन कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री को डिफाइन किया। वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही तो प्लीज let me know in the comment section and subscribe and share तो फिर आप कर ही देंगे। Thanks for watching.